ह्यूमन आई का सब कुछ होगा। चलिए ओके, तो हम लोगों ने ये बात देखी कि पीएच लेवल किसी चीज का निकालते हैं, नोट्स। ये देखिए कितने के नोट्स, 100 के। नाउ चलो, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। ठीक है, कुछ चीजें देखें कि देखो पीएच स्केल, आपके में पीएच स्केल भी बना हुआ है बुक में, तो उसको देखो कि सलाइवा का क्या पीएच है खाने से पहले और उसके बाद, ऐसा कोई स्केल बना हुआ है? ठीक है, so let us see that. Okay. Now that is pH से हमको किसी चीज की कंसंट्रेशन का पता चल जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास, बात ना करो, हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन में एक वेरिएशन होता है या एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन फुल भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए दैट इज 1 से शुरू हो सकती है और ये 10⁻⁻14 हो सकती है, और ये किस में होगी बोलो? मोल पर लीटर में। अच्छा, जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है 1 हो सकती है, फिर ये धीरे धीरे घट रही है, तो घटने के बाद अब ये 10⁻⁻1 यानी 1/10 भी हो सकती है। अच्छा, जो मैं 1 लिख रहा हूँ उस 1 को आप 10⁻0 समझो, क्योंकि 10⁻0 ही 1 होता है। और फिर क्या हो सकती है, अगर बीच में देखा जाए तो 10⁻⁻7 होगी, और फिर उसके बाद 10⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻10, -11, -12 और 10⁻13 और -14। So the exponent, negative exponent raised to the power of 10 is called pH value। तो इस पे जो वैल्यू है उसी को हम क्या कहेंगे? pH। तो that is 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻6। अब अगर ये चीज हो गई तो OH कितना होगा बोलो? 10⁻⁻14, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट कहता है ये 1 है, तो इसे कितना होना चाहिए? 10⁻⁻14। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 10⁻। अच्छा, इसको बोलो ध्रुवांशी, ये कितना लिख दें? 10⁻−30। 10⁻−13। सुप्रिया, इसको कितना लिख दें? 10⁻−7। प्रोडक्ट करो, इतनी देर क्यों लगाती हो? यानी इसको कितना लिख दें? 10⁻0 लिखो, 1 होगा तभी तो -14 आएगा। प्रोडक्ट होने से 1 लिख दोगे तो 13 आ जाए ऐड करने। समझ आई बात कि नहीं? तो ये इसको 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना है बताओ? अब इसी को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये कितना हो गया? दैट इज, अब धीरे धीरे इधर ये सबसे ज्यादा है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है क्या? -3, -4, -5 और -6, -8, -9, -10, -11 और -12। क्या अर्पिता आप मुझे ये बताएंगी कि OH आयन की कंसंट्रेशन उधर बढ़ रही कि इधर? अच्छा, OH आयन की कंसंट्रेशन आप कह रही हैं कि उधर बढ़ रही है, तो फिर H आयन की किधर बढ़ रही है? अच्छा, तो H आयन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है। ऐसा कोई पॉइंट है
ऐसा कोई पॉइंट है जहां दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो ये जो लाइन है इसके इस साइड में अगर आप देखो अभिषेक, तो बोलो H प्लस बड़ा है कि OH बड़ा है? H प्लस बड़ा है। सो ये जो चीज है यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? दैट इज ग्रेटर। किससे ग्रेटर है बताओ? तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। और यहाँ जरा देख के बताओ किन्हीं दोनों को कंपेयर करके कौन बड़ा है? OH बड़ा है। तो ये भी मोल पर लीटर में हुआ, तो यहाँ पर H प्लस कम है और H प्लस इज लेसर और OH इज ग्रेटर। तो ये सोल्यूशन कैसा हुआ? बेसिक। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पर ये जो मिडिल पॉइंट है ये कैसा है? जहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? OH की कंसंट्रेशन। जैसे कि किसान लोग आते हैं तो उनसे पूछा जाता है भैया तुम्हारे खेत का pH क्या है? अब उनसे इतना बुलवा दो, जरा बोल के दिखाओ 10 to the power -10, तो बोलेंगे क्या भैया कैफीज से बताओ जो भैया क्या बोले। और उनसे बोलो तो कहेंगे हमारा खेत क्षय है भैया, हमको इसके लिए खाद दे दो। क्षय बोलना बड़ा अच्छा है उनका, कहते हैं क्षय का खेत है। तो अब सब चीज़ तो 70% तो हमारे यहाँ खेती किसानी होती है, उन्हीं के लिए तो pH बना है। उनसे उनको मिट्टी नहीं लानी पड़ती, बोलते हैं क्षय का खेत है भैया खाद दे दो। और कोई आगे कहेगा 8 का खेत है, ये तुम्हारा 8 हो गया, बेसिक खेत बना डाले, क्या चूना उना डाले हो का? नहीं भैया ऐसे ही कहीं से बाहर के पानी आ गया था राजस्थान से, और वहाँ मकराना के पत्थर थे सब कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वही बाय बाय के बेसिक बना दिए। समझ में आई नहीं? तो यहाँ सारी जमीन बेसिक है, यहाँ नींबू डालो खूब बढ़िया से, निचोड़ लो सब अपने खेतों में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मैन्योर चाहिए, गाय का गोबर, ये सब एसिडिक होता है। और जब और दूसरी जगहों पे वहाँ खेत एसिडिक है, तो हमें किसान से ये पूछना पड़ता है किस नंबर का तुम्हारा खेत है, बस फिर उसको फर्टिलाइजर। तो इसलिए भी जरूरी है पीएच की वैल्यू। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जरा पीएच की वैल्यू बताओ। तो इसके एक्सपोनेंट को लो 1 0, यहाँ 1 मत बोलो, जो इसके निगेटिव पे एक्सपोनेंट चढ़ा वो बोलो। तो वहाँ 0 हुआ नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। अच्छा ऐसे ही पीओएच भी बताओ। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब है क्या तुम सौम्या ये बता सकती हो कि पीएच प्लस पीओएच क्या है? 14। यानी अगर किन्हीं दोनों को जोड़ा जाए तो हमारे पास ये भी पता चल रहा है कि pH प्लस pH इज इक्वल टू 14। इसको भी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो चाहे वो कर लो, चाहिए एक ही बात है कि नहीं? अच्छा अब हम देखेंगे pH स्केल क्या होता है। दैट इज pH स्केल। सो ये देखो pH स्केल का मतलब होता है कि उनको एक पर्ची पकड़ा दी जाती है। जैसे मान लो ये है, हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है ऐसा, उनको पर्ची दे दी, बोले घर जाओ अब खेत की मिट्टी लेके एक लोटे में घोल लो और उसी में ये कागज डाल देना और हमको रंग ला के दिखा दो। तुमको नहीं मालूम है, नई नई जमीन खरीदे हो तो हो सकता है पिछला किसान तुम्हें ना बताया हो कितने नंबर का खेत है, तो एक पर्ची पकड़ा देंगे। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें लिटमस भी होगा। अब और लोगों ने भी क्या ऐसा होता है कि नहीं, तो वो बता देगा उसका जो कलर होगा इन्हीं में से होगा। ऐसा आपकी बुक में भी एक बना होगा कि सारा कलर। तो ये पीएच इंडिकेटर है। तो ये पर्ची ले जाके वो मिट्टी में पानी घोलेगा और उसमें डुबोएगा, तो वहाँ ले जाके जब बीज अनुसंधान प्रयोगशाला में देगा, दैट इज सीड्स डेवलपमेंट सेंटर में, तो वहाँ देख लेगा इस कलर का है, तो उसको इसको नाइट्रोजनी खाद दो, इसको अमोनियम फॉस्फेट दो, ये दो वो दो, तो इससे पता चल जाता है। सो पीएच इंडिकेटर कुछ नहीं है, इसी का जो सोल्यूशन है उसमें न्यूज़पेपर काट काट के डाला गया है, और यही सब सोल्यूशन की बोतल में भी यही कलर है, यही सब कलर है कि नहीं। तो ऑल द फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, लिटमस पेपर, टर्मरिक या जितने भी दूसरे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइलिन ब्लू हैं, जितने तरीके के इंडिकेटर हो सकते हैं
सबका एक ऐसा प्रोपोर्शन बनाया गया एक फिक्स्ड रेशो में। सो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? ये क्या चीज है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसी को इसमें डाल दिया गया तो येलो कलर आ गया। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर इंडिकेटर मिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर proportion so that at different pH value they impart different color and we can acknowledge the pH value of the solution. Repeat karo Hana. Universal indicator is a mixture of different color indicators mixed in a fixed proportion so that they impart different pH type. different color. different देखो तुम्हारी बुक में बना है कि नहीं? ये देखो इनकी बुक में तो बना है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच, बना है कि नहीं? सो दैट दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर एंड वी कैन एक्नॉलेज इजीली बाय सीइंग द कलर द पीएच वैल्यू। अपना पेपर रख के देख लो इसी पे कि इस पे कुछ कलर आ जाएगा, फिर देखो कौन से मिल रहा है, यहाँ मैच कर रहा है 8 का पीएच है। पहले डुबो और जब उसमें कलर आ जाए तो तुम इसमें मैच करो इस पट्टी पे बुक के सामने रख के कि किस पे मिल रहा है, वही पीएच वैल्यू आ जाएगी। रिपीट करिए जो अभी बोला। इट गिव्स different color and different पीएच वैल्यू। इतना समझ में आ गया? अच्छा, इट्स कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन इज ग्रीन। इसका कैसा कलर होगा? मान लीजिए अगर मैं इसको न्यूट्रल में डाल दूं पानी में तो इसका कैसा कलर हो जाने वाला? अगर होना होगा तो हो जाएगा, बहुत पुराना होगा तो नहीं होगा। वैसे मैं डाल के देख रहा हूँ होगा भी कि नहीं, थोड़ी देर करके देखते हैं। अदरवाइज वही चीज हम डाल के देख लेंगे ना, वो वाला इंडिकेटर एक बूंद, तो उसको कैसा हो जाना चाहिए? न्यूट्रल में। दैट इज उसको भी चेक कर लेते हैं। तो पानी में इसका कैसा कलर होना चाहिए बताइए? ग्रीन। और एसिड में कैसा होना चाहिए? रेड हो जाना चाहिए। तो ये देखो मान लीजिए ये पानी है तो इसमें एक ड्रॉप डाल दें, अगर हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो रहा है। अब हम इसी में मान लीजिए एक में एसिड ले लें, सर उसका क्या कलर है? ये येलो कलर का होता है, समझ में आई? तो अब ये देखो, अब इसमें मैं थोड़ा सा एसिड ले लूं, ऑक्जेलिक एसिड ले लेता हूं। ऑक्जेलिक टमाटर में होता है क्या होता है? बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड सब रखें, कोई भी ले। हाँ ये देखो, सो करीब 200 टमाटर से मिलके इतना बना होगा भाई, उसका एसिड है ना ये। सर करोड़पति रहता। अब ये देखो, 4 करोड़ कमाते ना। अब इसमें डालें तो ये हमने क्या बना लिया? एसिडिक सोल्यूशन बना लिया, ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया ना, ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें कैसा कलर होना चाहिए? रेड होना चाहिए। नहीं तो अब उसका कैसा पीएच है देखने से पता चलेगा। तो आपके पास पूरा एक स्केल है, तो इससे इसका क्या कलर आ गया? रेड कलर आ गया। ये भी ग्रीन होने लगा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, और एक अब हम ले लें कोई बेस, तो बेस कोई ले लेते हैं। कौन सा बेस ठीक रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है या KOH भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो। तो उसमें इसका कैसा कलर आ जाएगा? पर्पल। KOH यहाँ रखा है, KOH भी थोड़ा निकल रहा है, यही ले लीजिए। तो सावधानी से पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो, तो थोड़ा सा KOH KOH है, कैल्शियम। मतलब ये इसकी प्योर फॉर्म। तो मैं थोड़ा सा इसी में डाल दूं। देखो इसने इसको पूरा गला ही दिया, थोड़ा सा ऐसे इसमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख चलो, तभी तो ढाल और इसको बेस को डाल देंगे। चलो, ये ठीक है। अब इतना
इतना सारा बेस हो गया। इसको थोड़ा सा पानी में से ठंडा है इसको तो चलो, ये देखो क्या ऐसे ऐसे क्या ये हमने डाल दिया। सो बेस को उसको मिला दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये मिल जाए पहले थोड़ा सा मिक्स होने के बाद, थोड़ा मिक्स हो गया होगा वरना थोड़ी देर और मिक्स करें, तो इसमें डालें तो इसको डीप पर्पल हो जाना चाहिए। अभी देखेंगे ग्रीन वो हो जाएगा क्योंकि ना धीरे धीरे। तो अब इसमें हम इसको मिलाएं, धीरे धीरे इसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, नहीं तो और कोई दूसरा बेस भी मिला सकते हैं। नहीं होगा तो हमारे पास दूसरे बेस भी, कमी नहीं है, ठीक है। बेकिंग सोडा मिला, बेकिंग सोडा बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल दो ना। ये देखो लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत बेसिक है कि नहीं, CaOH वोल्ट वाइज यही डाल देते हैं। अब ये देखो तो इससे इसका क्या कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाना चाहिए। नहीं इसको पर्पल हो जाना चाहिए। थोड़ी देर इसको रहने देते हैं, अपने आप ही ये ब्लू लगने लगा है, ठीक है। तो थोड़ी देर में इसमें ब्लू कलर आ जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए अब देखो, ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा। नाउ पीएच स्केल क्या होता है, और उसके पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर और लिखना। सी यूनिवर्सल इंडिकेटर, so it is mixture of various color indicators. ठीक है, in a definite proportion. सभी होंगे, फिनोफ्थिलीन भी होगा, लिटमस पेपर भी होगा, सभी, so that it renders भी लिख सकते हो, इम्पार्ट भी लिख सकते हो, डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कलर किस पे दे, एट डिफरेंट pH वैल्यू। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हम बाय कलर वी कैन एक्नॉलेज कि विच टाइप ऑफ, इम्पार्ट का मतलब जो देता हो, which gives और impart different color at different pH value। अब हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें pH स्केल में कहाँ कहाँ पे आती हैं। तो ये 7 पर तो हम जो मिनरल वाटर पीते हैं वो आएगा, ठीक है। अब जरा आगे देखिए कि जो ब्लड है ये तो 7 है, दिस इज 14 ये 0 pH है। इसके ठीक मिडिल में क्या है 3.5 और इसके ठीक मिडिल में क्या है 10.5। ये पूरी की पूरी चीज बेस है, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये वीक बेस है, ठीक है। वो तो हम आगे करेंगे ना, अभी 7 पे दिखाया है। तो अब ये देखो दैट इज ये वीक बेस है, और ये कैसा बेस है स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये एसिड है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड।
और ये वीक एसिड. दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट. ओके, नाउ जो ब्लड है वो 7.4 पर है. 7.4 पर. इसी तरीके से टूथपेस्ट 8 पर है. तो टूथपेस्ट है 7, 8, 9 और ये 10. ये टूथपेस्ट कहाँ पर है? 8 पर है. ऐसे ही बेकिंग सोडा ठीक इसके बीच में 8.5. क्या साक्षी आप बेकिंग सोडा का फार्मूला बता सकती हैं? हमको पता नहीं है, सृष्टि बताओ. NaHCO3. इसी के बारे में आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. बेकिंग सोडा है कि नहीं? तो बेकिंग सोडा हो गया. सर हाँ बोलो. सर ये ब्लड न्यूट्रल में है. ब्लड बेसिक है और अल्कोहल भी बेसिक है. इसीलिए लोग खूब शराब पीते हैं. कहते हैं हमारा ब्लड भी बेसिक है, पियो शराब. वो भी बेसिक है. यही जो अल्कोहल की pH है वही इसकी. ठीक है. वास्तव में हम लोगों ने कई सवाल में ये पढ़ा है कि जो C2H5OH है वो अल्कोहल है. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, लेकिन वास्तव में थोड़ा बहुत OH रिलीज करता है. इसीलिए ये भी 7.4 के pH में है. तो वो डिसिमिनेट हो जाता है. अगला देखो. नाउ मिल्क वॉशिंग सोडा 9 पर है. यानी बेकिंग सोडा और एक है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा से फर्श साफ किया जाता है. दैट इज Na2CO3. इसी से रेलवे की पूरी धुलाई होती पूरे लिनन की. उसी की स्मेल आती नहीं जब चादर रेलवे की ओढ़ते हो. वॉशिंग सोडा की स्मेल आती है. दैट इज Na2CO3. अब जरा देखो. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 पर. दैट इज मॉम. मॉम ही तो हुआ ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MOM. मिल्क ऑफ. So MgOH whole twice. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसी नाम से बिकता भी है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. देख लो मॉम लिखा है कि नहीं लिखा? मॉम सेक्शन. है कि नहीं मॉम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. SE MESIA. मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 पे. ये एक तरीके का एंटासिड का भी काम करता है. अगर पेट में हाइपर एसिडिटी हो जाए तो उसको पी लो. तो ये बेसिक है कि नहीं? तो मदद करेगा. अच्छा, हाउस होल्ड अमोनिया NH3. क्या तुम ऐसा समझ रहे हो कि NH3 जिससे आप मैनीक्योर और पेडिक्योर डिब्बी में आता है येलो कलर का हल्का सा सब लोग करते हैं, उसको पानी में मिला लो. तो क्या अगर पानी में मिला दो तो ये NH4OH हो जाए? बोलो. तो NH4OH इसको एक्वियस अमोनिया भी कहेंगे. पानी मिला दिया ना. और ये मतलब ये पुअर बेस है, वीक बेस. कैसा बेस है? वीक है या वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इन्होंने बोला हाउस होल्ड अमोनिया जो है वो 11.6 पे है. यहाँ पे है तो वीक तो नहीं हुआ ना. तो 11.6 पे क्या आया बताओ? ये NH4OH जिससे पेडिक्योर या मैनीक्योर करते हैं. मतलब वीक पे नहीं डाला है, लेकिन फिर भी जैसे कोई पैर की या कहीं गंदगी होती है ना तो ये अच्छे से साफ कर देता है. ये जितने भी है ये सब साबुन है. अब जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट से चाहे ब्रश कर लो या हाथ पैर अपना साफ कर ले, साबुन ही तो है. बेस साबुन है. बेस है सोप. बैगन है, बैगन से ही बोल. बैगन से ना क्या है? बैगन भिंडी. दीज आर बेसिक इन नेचर. बैगन भिंडी कटहल. और एसिड है नींबू. तो नींबू को जब हम कटहल पे डालते हैं लाल हो जाता है. लोग कहते हैं हमने जादू नहीं किया, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कटहल पे नींबू डालेंगे, कहेंगे देखो भूत भगा दिया. भूत नहीं भगता, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
क्यों? क्योंकि उसमें एक नेचुरल कलर इंडिकेटर भी मौजूद है, वो उसको लाल कर देगा। न्यूट्रलाइज भी हो रहा है, रेड भी हो जाता है। अब जरा देखो, अमोनिया आपको समझ में आ गया, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेकिंग सोडा कौन सा नंबर है? ये देखो, यही बेकिंग सोडा है, ये 8.5 ठीक मिडिल है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिखा दिया, NH4OH 11 के आगे ये 11.6 है, और ये 8.5, और सबकी स्थिति दिखा दी। यहाँ पर आगे क्या आएगा बोलो? ये 12 है और ये 13 पे डाइल्यूट NaOH, और 14 पे क्या है? कंसंट्रेटेड में भी पानी मिलाना पड़ता है थोड़ा बहुत, कंसंट्रेटेड NaOH। ये तो बात हो गई राइट हैंड साइड की। अब हम थोड़ा सा इससे शिफ्ट करते हैं। 7 एक प्योर वाटर है, तो इसको लिख दो प्योर वाटर। नेक्स्ट इज 6.5 का मिल्क है, 6.54, तो 6.5 पे यहाँ पे क्या आएगा? मिल्क भी एक एसिडिक चीज होती है, और अगर सॉफ्ट ड्रिंक 6 पे आता है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब ये पानी से 10 गुना एसिडिक है, और मिल्क से 5 गुना, क्योंकि वो पावर है ना, हाफ की पावर होती है। अब सॉफ्ट ड्रिंक के बाद आती है कॉफी 5 पे। कॉफी जो है वो दूध से, या ये कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा एसिडिक है कि कम? कॉफी कितने गुना बोलो? 5 गुना। 10 गुना। एक TH का मतलब है एक पावर बढ़ी, 10 पे पावर बढ़ी, 10 पे उसमें -5 थी, मतलब -6 हुई, -5 हुई, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो -5 पहुंचोगे। तो कॉफी बहुत एसिडिक हुई, और मिल्क से तो 15 गुना हो गई। चलो, लेकिन टमाटर जूस पी लिया तो 4.1 नहीं, 4.1 है, सब ठीक है। विनेगर, सिरका, तो विनेगर पे दिस इज विनेगर का 4 है। विनेगर आप जानते हो, CH3 और COOH, एसिटिक एसिड को पानी में मिला दो, 5% एसिडिक एसिड, बाकी पानी, यही है सिरका। CH3 COOH, इसको क्या कहते हैं? एसिटिक, दैट इज एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, उसी से तो इसीलिए एसिटिक एसिड है। तो इसको मिला दिया, और प्लस ये 5% सोल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं? सिरका, या क्या कहेंगे? विनेगर। सही है, इसी से चाउमीन में डाला जाता है, सब्जी में जाता है। और कभी कभी जिसके मुंह में पायरिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यही निकालते हैं, इसी किस्म का। मुंह में बहुत सारे वो नहीं हो जाते, प्लेग बन जाता है, येलो प्लेग, डेंटल प्रॉब्लम, स्मेल आती है, वो विनेगर की। ओके, अब ये देखो, दैट इज लेमन जूस। तो ये है 3, ये 2 और ये 1, ये है लेमन जूस 2.5। लेमन जूस 2.5। गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे पेट में HCl निकल रहा है, वो कितने पे होगा? देख लो, गैस्ट्रिक जूसेस तो दैट इज HCl, ये 1.4 है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और डाइल्यूट HCl 1 है, वो और ज्यादा एसिडिक है, वो काफी खतरनाक। तो ये 1 पे। और कंसंट्रेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये ट्रैक है हमारा, जो पूरा ट्रैक है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक, इसका नाम क्या है? क्योंकि और जो इसमें हमारे भोजन को पचाते हैं, एंड दीज आर नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस।
ठीक है, अब गैस्ट्रिक की एटिमोलॉजी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी पता चल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा सांद्र है, और डाइल्यूट का मतलब तनु, पतला, और कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें पानी की मात्रा कम है। नाउ लेट मी सी एटिमोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक। एटिमोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक, सो गैस्ट्रिक का मतलब है ये बना हुआ स्टमक, जो स्टमक में जूस निकले। गैस्ट्रिक और कोई मतलब गैस से लेना देना नहीं है, गैस्ट्रिक का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड जो जिससे पता चला है इनका लैटिन नेम भी है गैस्ट्रिकस, उसको स्टमक कहते हैं, और गैस्ट्रिसिस ग्रीक नेम है, तो इसका मतलब है। और इस ट्रैक को क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, क्योंकि हमारे 9.5 में 6.5 तो इंटेस्टाइन ही है, और जो बीमारी होती है या तो स्टमक की होगी या इंटेस्टाइन की, तो इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। ईसोफेगस में कोई बीमारी नहीं। अब हम आगे की बात करें। नाउ दैट इज यूटिलिटी ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम हटा दें, ऊपर का हटा दें, सर नीचे सर ठीक है। हाँ बोलो। बुक में लेमन जूस 2.2 वो चलेगा, उसमें वैसे ही है। लेमन तो अलग अलग पेड़ों पे लगते हैं, और जिसने थोड़ा सा उसमें ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड ज़्यादा डाल दिया, उसका 2.1 का भी हो जाएगा। महंगे नहीं भी भाई, वो तो कोई ये ऑर्गेनिक है, इनके कुछ ज़्यादा वो नहीं। लेमन जूस तो कैसा भी हो सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर सब में है। आप 4 किताब देखोगे और 4 इंटरनेट पे साइट पे भी देखोगे, सब में अलग अलग थोड़ा बहुत इधर उधर मिलेगा, उससे हमें ज़्यादा वो नहीं है। और थोड़ा इधर उधर दिखने पर भी वो कुछ नहीं है। आप सिंपली ये नंबर ना याद रखो, ये देखो कि वीक में कौन आता है, इसमें कौन आता है, यही सारी चीज़ें। चलिए ओके, let us see the importance of pH life in life। ठीक है, pH वैल्यू को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? तो तुम पंखा ही चला रहे हो कितनी बार, आज इसे चला के ही मारो, बेचारा रुका पड़ा है, चला दोगे लग रहा है उसको। तुम्हारे ऊपर आ जाएगा अभी। So in everyday life, so देखो आप बात कर लो, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दैट पहली बात एसिडिक रेन। सो वेरियस पॉल्यूटिंग गैसेस, यानी जो कोल है और अदर पेट्रोलियम, वो कौन सा रिलीज कर रहा है? कोल एंड अदर पेट्रोलियम कंटेन्स सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। इन एडिशन टू कार्बन तो रहेगा ही ना, इन एडिशन टू कार्बन। सो ऑन बर्निंग they release SO2, SO3, SO2 gas or NO2 in atmosphere. So while raining, these gases dissolves in water. While
draining these gases dissolves in water to bring down the pH of rain. pH of rain sometimes, कभी कभी ऐसा करती हैं, below 5.6, below 5.6, ऐसा आपकी बुक में लिखा है, 5.6 लिखा है कि नहीं? This is called acid rain. इसे क्या कहेंगे? This is called, क्योंकि अब वो एसिड हो गया ना 5.6, so this is called acid rain. इससे क्या हो जाता है? आज 8th के बच्चे भी यही पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर इससे सिरोसिस हो जाता है। हमने कहा वाह, तुम लोग तो कमाल का जानते हो, इतने तो बड़े बच्चे नहीं जानते कि मतलब जैसे गाय इन सब के क्या एसिड गिरता है तो सारे बाल झड़ जाते हैं और स्किन में कई तरीके के चकत्ते आ जाते हैं, स्पॉट्स, एसिड गिरा ना। और अच्छे अच्छे संगमरमर पे गिरे तो संगमरमर धुल जाए, मॉन्यूमेंट सब खराब हो जाते हैं, हाउस को डैमेज कर देता है, क्योंकि एसिड गिरेगा तो जितने आपके मेटल पार्ट्स हैं, मेटल को तो एसिड खा जाता है। इंसान की बॉडी को, इंसान की बॉडी में गंजा होगा जाता जाता और उसके तो बाल बॉडी में ही नहीं है और बाकी चकत्ते पड़ जाएंगे, जैसा उसने कहा था सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस क्या कि शरीर में कई तरीके के दाग हो जाते हैं, तो वो हमने कहा 8th का बच्चा इतना अच्छा बता रहा है। सो दैट इज नाउ, सो एसिड रेन ऐसा मैनचेस्टर में 1975 में हुआ था। उन्होंने कहा था, फक्र से कहा था कि देखो हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है मैनचेस्टर, और वैसे भारत के मैनचेस्टर, कानपुर को कहते हैं मैनचेस्टर, वहाँ भी खूब ऐसे ही चमड़ा उद्योग और क्या क्या था, लेदर, तो वहाँ इतना धुआं निकलता था फैक्ट्री से कि सूर्य दिखाई नहीं देता था कई दिन तक। और फिर जब एसिड रेन हुई, जब 3-4 महीने बाद बारिश हुई, सारे अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट सब गल गए और सब जानवर जो बाहर थे ज़्यादातर मरी की स्थिति में हो गए, जो आदमी बाहर थे उनको सिरोसिस हो गया, सब बाल गंजे हो गए, शरीर में दाग पड़ गए, एसिड अटैक जिसको कह सकते हैं। और पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं जो कई समय तक झड़ी रहीं, पेड़ों की पत्तियां भी गायब हो गई। तो इस एसिड रेन से क्या होगा? इट कैन स्पॉइल, किसको किसको स्पॉइल कर सकता है? देखो, इट कैन स्पॉइल दैट इज बायोटिक लाइफ, इट कैन स्पॉइल हाउसेज एंड एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि ये पानी समुद्र में भी जाने वाला है। अब जो मछलियां वो बहुत पीएच सेंसिटिव होती हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स तो ऐसे बहुत बहुत बीच में सड़ रहे थे। तो दैट इज, ये हटा दें नीचे का, सो दैट मीन्स इट कैन स्पॉइल स्पॉइल। एक चीज तो आप जानते हो, मॉन्यूमेंट्स कॉजेज, न्यूट्रल बनाने का कोई सॉल्यूशन है? जब आपका एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होगा तो यही सब होगा, एसिड रेन, क्योंकि SO2 SO3 गैसेस तो कोयले से निकलती ही है ना, कोयला जलेगा तो होगा, तो जितना धुआं होगा एटमॉस्फेयर में तो वो पोल्यूशन जितना तरीके का होगा। आप चांदनी चौक में चले जाओ, रेड हेज है वहाँ, बिल्कुल लाल लाल है, वो N2O5 की वजह से, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो ये जो गैसेज है ना, ये जब पानी में मिलेंगी, इसी में ही कुछ ना करो, बस H2O डाल दो, इसका कल्याण हो गया, HNO3, देख लो, बैलेंस है रिएक्शन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डाई नाइट्रोजन दिल्ली में है, वहाँ कई बार ऐसा बहुत हानिकारक पानी बरसता है, तो वहाँ की पहली बार कहते हैं पहली बारिश में निकल गया, देखो कैसा शैतान लड़का है हमारा। कहते हैं पहली बारिश तो छोड़ देता, सारी गैसेस पूरी 3 महीने के धुल के आ रही थी, पहली में निकल गया, सारी बीमारी घर में लेके आ गया। पीएच कम किया मतलब एसिडिक बनाया। जब फर्स्ट रेन होगी, समझो सारी गैसेस धुल जाएंगी, उसके बाद निकल जाए, पहले में ना, ठीक है कि नहीं? पीएच कम हुआ, इसका मतलब एसिडिक हो गई। वो तो भाई, और बड़ी अब देखो पीएच की रेंज 7 से कम एसिडिक होता है, लेकिन इतना भी कम आ जाए तो भी बहुत खतरनाक है। समझो 6.5 नहीं 5.6, तुम्हारे ऊपर चाय गिराई जा रही, ठंडी चाय लगातार बरस रही, या कॉफी से नहा लो, तो वो एसिड ही तो हुआ। वो जो पेट में कर रहा है वो समझो बाहर। सो और कॉजेज स्किन डिसीज एंड ऑल्सो हार्म्स एक्वेटिक लाइफ, जैसा कि बुक में लिखा है। क्या लिखा है? एंड सर ये क्या करेगा?
and harms aquatic। तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो है। सेकंड पॉइंट देखो, दैट इज कि पीएच फॉर सॉइल। तो पीएच फॉर सॉइल के लिए नाउ दैट इज सॉइल पीएच नियर टू 7 इज गुड फॉर सॉइल। अगर बहुत बेसिक भी नहीं होनी चाहिए मिट्टी और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी ठीक नहीं है, बट इफ इट डेविएट्स फ्रॉम 7 देन वी कैन ब्रिंग इट टू लेवल ऑफ 7। ऐसा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। सिर्फ गुलाब के लिए ही 6.5 पीएच रखा जाता है, जैसा कि आप लोग घर में भी कहते हो, चुपके से नींबू निचोड़ दिया प्लांट और सुबह फूल खिल गया, कहते हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं। तो गुलाब को 6.5 का पीस थोड़ा एसिडिक चाहिए, अदरवाइज बाकी सबके लिए क्या है, कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो एसिडिक हैं और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बेसिक हैं। जैसे आप लोग घर में कहते हो ये बादी सब्जी नहीं खानी चाहिए, बादी का मतलब बेसिक। तो कौन कौन सी सब्जियां जो छूने में, जैसे भिंडी, दैट इज लेडी फिंगर, कटहल, उसको क्या कहते हैं, जैक फ्रूट, है ना। सो अगर लेडी फिंगर खा ली तो वो उसने इंश्योरेंस कंपनी पे दावा कर दिया कि 10 करोड़ रुपए दो, क्योंकि मैं इसी फिंगर से अपने हस्बैंड को नचाया करती थी और ये फिंगर को उसने खा लिया। अब फिर लेडी फिंगर हो गई जैक फ्रूट, ठीक है, ब्रिंजल। तो इन सब चीजों को जो 55 या 60 के एज पे आते हैं उनको आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, वो सब चीजें खाना बंद कर देते हैं। उनको मालूम है कि ये सारी चीजें बेसिक हैं, तो इसलिए बोन को डिसॉल्व करती हैं, तो कई कई समस्याएं पैदा करती हैं। ये कैसी होती हैं? बेसिक। और कुछ एसिडिक भी हैं, जैसे टमाटो हो गया, उन सबको आप जानते हो कि एसिडिक क्या है, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और ये क्या हो गए, ये टोमेटो और एस्कॉर्बिक एसिड, टैमारिंड हो गया, ये सब खट्टी खट्टी चीजें होती है ना। तो इमली, टैमारिंड, ऑरेंज, वो सब सिट्रस फ्रूट हो गए। और सिट्रस फ्रूट नहीं, एप्पल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो सब भी है। तो हम लेमन भी लिख सकते हैं। मिर्ची में जिंक होता है, वो किसी में नहीं आता। एक कड़वा होता है, खट्टा होता है, एक मीठा होता है, वो सब अलग अलग चीजें, एक वो उनसे ठीक है। तंग में भी अलग अलग सेंसिटिविटी। अब देखो पीएच फॉर सॉइल, यानी पीएच ऑफ 7 इज आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। सॉइल पीएच ऑफ 7 इज आइडियल फॉर प्लांट growth. However, if it falls below 7, then soil becomes acidic. तो इसको किससे ट्रीट करना चाहिए? Now it is treated that with इसको लाइम सोल्यूशन से, हम स्लेकेट लाइम से ट्रीट करें। स्लेकेट बिलो 7 मतलब फिर बेसिक होगा। बिलो 7 एसिडिक हो गया, अब उसको बेस से ट्रीट कर रहे हैं। स्लेकेट लाइम क्या है? दैट इज CA, वो लिख तो दिया बिलो 7, है ना। चॉक से करें, चॉक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इन सब से करना। या फिर एक्टिव लाइम, चूना, हल्का हल्का चूना भी चलता है ना, और उसको पानी में डालोगे तो ये स्लेकेट लाइम ही बन जाएगा। और कुछ लोग चॉक से भी कर देते हैं। तो बुक में दिया है कि इन सब से अगर हम उस पर ट्रीटमेंट करें तो बुक में दिया है कि क्विक लाइम भी, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसका तीसरा क्वेश्चन दिया क्विक लाइम, तो क्विक लाइम से भी कर सकते हैं। क्विक लाइम दैट इज CaO से भी ट्रीट कर सकते हैं टू मेक इट बेसिक। तब इसे क्या बना देंगे? टू मेक इट न्यूट्रल। क्या करना चाहिए बोलो? एसिड को अगर हम बेस से ट्रीट करें तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? एंड ब्रिंग बैक टू 7। एंड ब्रिंग बैक
अब देखो, however if pH ये is more than 7 then your soil is basic. तब क्या होगा, सॉइल कैसी होगी, और ऐसी स्थिति में इसको मैन्योर से ट्रीट करो. काऊ डंग, ये जो बायो फर्टिलाइजर है ना, ये सब एसिडिक होते हैं, तो काऊ डंग से ट्रीट करना ठीक रहेगा. या वेजिटेबल कंपोस्ट डाल दो, क्योंकि वेजिटेबल कंपोस्ट में ज़्यादातर सब सिट्रस चीज़ें ही होती हैं. से काम बन जाएगा तो इतनी मेहनत क्यों करनी? ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है, नींबू का 2.5 है, आप कितना डालना है आपको पता चला, एसिडिक पर ना डालना, आप उतर बहुत ज़्यादा माइल्ड एसिड डालना है. बहुत ज़्यादा नींबू ही निचोड़ दो 2.5, तो वो खतरनाक बेसिक पे आएगा. फिर बेसिक एसिड्स का खेल खेलते रहो. अब चूना डालो आज, फिर नींबू डालो कल. ये सब जरा मिला के चलो, ब्रिंग बैक टू 7. अब हमें क्या करना चाहिए, इफ pH ऑफ सॉइल इज मोर देन 7, तो क्या होगा, ऐसा राजस्थान में होगा, मोस्टली इन राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर चूने के पहाड़, कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं, मकराना का मार्बल, यही मंडोर के बगल है मकराना, तो सारा यहाँ पर जितना साल्ट है, पानी वानी बरसता सब बेसिक है, यहाँ की नदियाँ बेसिक भी हैं. सो मोर देन 7, सो मोस्टली कहाँ पर है, राजस्थान में ये काम होता है. तो और यहीं से चूना पूरे भारत में जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दो तो क्या बनता है, जो पत्थर निकालने के बाद जो बचा उससे चूना बना लिया, और चूने को पूरे भारत में बेचा. ना देन इट इज ट्रीटेड. सृष्टि सेंटेंस पूरा करो. सृष्टि, Then it is treated with manure. treated with manure to make soil neutral. मैन्योर में सब आ जाता है, उसमें काऊ डंग, सब्जी सब कुछ है, उसका कंपोस्ट बना लिया, वही तो मैन्योर है. समझ में आ गई बात इतनी. अब नेक्स्ट देखिए, अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो सर एसी का टेंपरेचर अब देखो, हाँ बोलिए. एसी का टेंपरेचर ओके now our stomach releases dilute hydrochloric acid. So our stomach releases dilute HCl. So if we eat acidic fruits या एसिडिक हम कुछ इंटेक लेते हैं ज़्यादा, बोले चलो 2 गिलास नींबू का पानी रोज पिएंगे, तो ऐसे केस में जो हमारे म्यूकस वो डिप्लीट कर जाएगा. स्टमक की सुरक्षा कौन करता है, म्यूकस. और सोचो कि हम बहुत सारा एसिड पीने लग जाएं, या फिर हम ऐसी कोई चीज़ खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा खुला, भाई हम तो खुली चाट खाते हैं जो पूरा दिन खुली रखी होगी, उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है, ढकी हुई नहीं खाते हैं, तो ऐसे में उसमें बैक्टीरिया बहुत होगा, तो फिर पेट खूब HCl डालेगा, कहेगा बैक्टीरिया को मार दूंगा नहीं तब तक तुमको इंटेस्टाइन में जाने नहीं दूंगा. क्योंकि एसिड का काम क्या है बताओ, कि जितना तुम नुकसानदेह चीज खाओगे, खुली चीज, बाहर की चीज, ओपन, उतना ही वो एसिड सिक्रीट करेगा, और एसिड सिक्रीट करेगा तो तुम्हारे म्यूकस का क्या होगा, ये डिप्लीट कर जाएगा. और फिर इसके पीछे की जो डेलिकेट एपिथेलियल टिश्यू है या स्टमक लाइनिंग, फिर उस पे एसिड जब लगेगा तो जलन मचेगी, उसको कहते हैं स्टमक अल्सर, कहते हैं पेट में घाव नहीं हुआ, मतलब ये लेयर धीरे धीरे कटती चली जाएगी, तो फिर अलग से तुम लोग देखते हैं कि पेट लटकाए घूमते हैं, अलग से ट्यूब है वहाँ खाना पच रहा, वो बांध देते हैं, कहते हैं पेट है मेरा इसी से जाता है, वो असली पेट में तो घाव हो गया, अल्सर हो गया. ऐसा होता है कि नहीं, तो असली पेट काट के अलग कर दिया जाता है.
फिर रूम्स पेट को लटका के घूमते हैं। तो इसलिए कल से नींबू पानी बंद। ठीक है, आवर स्टमक रिलीजेस डाइल्यूट HCl। अब जरा देखो, ठीक है, अब इससे क्या होता है, ठीक है, सो विच क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को मारता है। हाउएवर स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय एल्कलाइन या बेसिक म्यूकस लाइनिंग। हाउएवर म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। चलो, इफ ओके नाउ, एसिडिटी भी तभी होती है ना जब एसिड, जब हम बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, सोचते हैं रोज कोल्ड ड्रिंक पियो, लिम्का पियो, कार्बोनिक एसिड, ऐसे सोचते हैं, तो फिर एसिडिटी हो जाएगी, या फिर खुला खाना खाओ, बैक्टीरिया को नहीं जाने देगा बॉडी में। सो इफ वी टेक मोर एसिडिक फूड, कभी कभी कहते हैं हम तो अचार के बिना खाना ही नहीं खाते, आम का अचार हो, नींबू का अचार हो, मजा आ जाती है, तो मजा बाद में आएगी। दैट इज इफ वी टेक मोर एसिडिक फूड, जैसे कि सिट्रस फूड, पिकल्स, तो क्या होगा, देन द स्टमक लाइनिंग गेट्स डेप्लीटेड। इससे क्या होगा, देन स्टमक, हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो इतने सारे ऐड आते हैं, इनो का ऐड है कि पेट में जलन हो रही, हमें मालूम ही नहीं है होता क्या, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन जिसको होती होगी उसको मालूम है कि खाने के बाद जलन क्या होती है। जब एसिड सेक्रीट होता है ना, अब पेट में वो लगेगा, टच करेगा, वो कहेगा जल्दी से इनो लाओ, बेकिंग सोडा लाओ, नहीं तो कुछ नहीं तो जाके साबुन खा जाएगा। होता है, डिटर्जेंट पी जाते हैं लोग, कहते हैं जलन तो मिटे, अब रात को कौन लेने जाए, तो वो सब बेसिक चीजें हैं, वो कुछ नहीं तो डिश वाशर पी जाते हैं। बहुत आराम मिला, आज तो मजा आ गया। उनको मतलब ये लगता है आज मजा ही आ गया, स्टमक का रिलीफ नहीं है, तो इरिटेशन, घर की जो भी बर्तन धोने की कुछ हो, या रिन की टिक्कियाँ खा लेंगे, उस उनको मतलब आराम मिल गया, तो फिर ठीक है। सो फिर बट लेकिन ये अच्छा नहीं है, फिर उससे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अनस्टॉप। तो ऐसा सैनिक लोग किया करते हैं, डिटर्जेंट खा लेंगे, कहेंगे अब हमें घर भेजो, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारी तो तबीयत खराब हो। बहुत सैनिक करते हैं, रूस में 1 लाख सैनिकों ने ऐसा किया। फिर उनको बाद में स्टालिन ने बोला घर लौटोगे गोली मारेंगे उल्टा, तब फिर लौटा के भेजा, सब डिटर्जेंट खाते हैं। पायलट लोग ऐसा करते हैं, पायलट पी लेंगे रिन डिटर्जेंट घोल के, और फिर वहाँ उनको दिखेगा हाँ इसकी तो हालत खराब है, नहीं जा सकता है फ्लाइंग में, कहेंगे हम क्यों जाएं पाकिस्तान में। मुझे पायलट, देन स्टमक, फिर क्या होगा बोलो, देन ये जो स्टमक लाइनिंग गेट्स डिप्लीटेड, म्यूकस लाइनिंग, तो म्यूकस लाइनिंग क्या होगी, लाइनिंग पतली होती जाएगी, गेट्स डिप्लीटेड, और फिर इसके बाद होगा and acid comes and HCl comes in contact with stomach lining, and HCl comes in contact with stomach lining. It causes burning sensation and later on get converted into stomach ulcer. घाव हो जाएगा, शुरू में तो सेंसेशन होगा, so it cause burning sensation. बुक में आपके लिखा है स्टमक इरिटेशन सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड एनी काइंड ऑफ एंटासिड इज हेल्पफुल in soothing this burning sensation. Any antacid जो इस एसिडिटी को खत्म कर दे, तो इसके लिए मॉम को ले लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ले सकते हो, MgOH एसिड बेसिस दोनों साथ में। अच्छा ये बताओ, बेकिंग सोडा लें कि बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा, क्योंकि पाउडर में तो
उसमें टैमरिंड मिली हुई है, वो तो न्यूट्रल है, उसके लेने से क्या फायदा होगा? उसमें तो मिलाते हैं ना, वो साबुन वाली चीज होनी चाहिए। सो दैट इज NaHCO3, जिसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। और या कुछ ले लो, इनो, डाइजीन। डाइजीन की स्पेलिंग देख लेंगे अभी। ये सब दे जाता है। सर कोल्ड मिल्क पी सकते हैं? मिल्क पी सकते हो, जो भी पियो, वो भी 6.5 का ही पीएच है। अब ये आपने ले लिया, ठीक है, विच गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम दिस, क्योंकि वो न्यूट्रल कर देगा। लेकिन आपका म्यूकस इतनी जल्दी डेवलप थोड़ी ना होगा, नहीं, उसको तो टाइम लगता है। विच तो वापस डेवलप भी हो जाता है। गिव्स अस, क्या बोलिए? कितना टाइम? टाइम तो लगेगा, फिर कितना? 1 महीना 2 महीना? हाँ 1-2 महीना लगेगा। अब तब तक खिचड़ी खाते रहिए। सो इट गिव्स अस रिलीफ, ठीक है। और लेटर ऑन अगर स्टमक अल्सर, इफ इट इज रिमेन अननोटिस्ड, अगर आप इस पर कोई वो नहीं करते हैं, कि उपचार नहीं करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टमक अल्सर। ज़्यादा बेसिक खा लिया तो भी ठीक है। आज तो खाना ही खाऊंगी ना तुम एसिड खाओ ना बेस, सबसे अच्छा पानी पियो। हाँ, हर चीज से तो खतरा है। इंसानी शरीर चाइनीज लोग तो सांप वाप खा लेते हैं, उससे उनका विचारों के चल जाता है। शाम क्या होता है ऐसे? तो अब देखो, नाउ टूथ डिके, फोर्थ पढ़ना, बोलो कुछ पूछना है? पर लो यही डाल देते हैं, यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेसिक ही है, उस पे काम करें ब्लू हो रखा है। और इसको मिला दें, नहीं तो नीचे बैठ जाता है। मॉम देखो ये बहुत गाढ़ा होता है सोल्यूशन। हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें ना ब्लू कलर मिला देंगे थोड़ा। ये तो किसी चीज से नहीं हो रहा है। एक बार बेस से अब फिर से फ्रेश में डालेंगे तो हो जाएगा। कई चीजें मिला दी ना, तो इसलिए लास्ट में कर देंगे। अब अलग अलग सब में डालेंगे, देखें किसमें ब्लू होता है। सब में अलग अलग बेस डालेंगे, किसी में। फिर साइंटिस्ट को पकड़ेंगे जिसने KOH को बेस। चलो नाउ सर बेसिक का तो रिएक्शन बता दो और डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो क्या पूछ रहे हो? ज़्यादा बेसिक खा लिया तो वो वाला कुछ नहीं, अच्छा है, बेसिक है तो कोई बात नहीं। खाओ बेसिक, भिंडी खाओ, ये सब अच्छी चीज। हाँ? भिंडी, कटहल, भिंडी तो मेरी उससे फेवरेट है। कोई ऐसा थोड़ी स्टमक अल्सर होता है जो खूब अचार खाते हैं। ऐसा हम लोग लाखों सालों से जीते आए हैं, जो बिल्कुल केयरलेस है, गॉन केस है। हाँ, मतलब ऐसे जिनकी इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल, इडियट्स की तरह जीते हैं। उनकी लाइफ में लिखा नहीं था साइंटिफिक वर्ड्स दैट पर्सन इज हैविंग इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल। न एक्सरसाइज कर रहा है, ना कुछ वैसी लाइफ। तो ऐसी स्थिति में अब खाना पीना भी उल्टा पुल्टा खाए तब होता है। ऐसे नहीं तो हम लोग सर्वाइवल अभी तक कर ही ना पाते, मर ही जाते कब के। ह्यूमन लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है। तुम ये जो सोच रही हो ना कि नींबू पानी पी लिया नीचे, ऐसा नहीं है। हमारा ब्लड बफर है। जब तुम एसिड पीते हो तो अंदर से ये बेस निकालता है, और जब बेस खाते हो तो एसिड। ये इतना चमत्कारी ब्लड है, इसके बारे में 11th में हम पढ़ेंगे। बफर सोल्यूशन बायो में होगा या केमिस्ट्री में होगा? अगर सुन लो जरा भाई, ये बता रही हैं, कह रही हैं कि ब्लड 7.4 है, और अगर ये थोड़ा डेविएट करके 7.3 से 7.5 पहुंच जाए, या यहाँ पहुंच जाए या यहाँ 0.1 का डिफरेंस, तो आदमी मर जाए। उतना भी नहीं बदलने देता, और आदमी पीछे ही पड़ जाए, नहीं तो मर जाएगा। अगर 0.1 इधर या 0.1 का डेविएशन हो जाए, आदमी मर जाए। और लेकिन कोई कहते नहीं आज तो हम 10 गिलास नींबू का रस पियेंगे, डालो नींबू, तो मर ही जाएगा। वो अपने पीएच के, अपने ब्लड के पीएच के पीछे पड़ गया आदमी। वी आर पीएच स्पेसिफिक। हमारी बॉडी, सुन लो, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस है ये, कि पीएच भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और पीएच 7.4। ये दो चीज है।
तो तुम घूमते रहो, कुछ तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुमने टेढ़ा मेढ़ा किया इधर उधर तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 98.6 से 99 पहुंचा ना, तुम बिस्तर पर आ जाओगे, सारे प्रोटीन हड़ताल कर देंगे, कहेंगे हम खाना भी नहीं पचाएंगे, उल्टी हो जाएगी। तो बॉडी में ये दो चीज मेंटेन रहें तो बॉडी, ये होमियोस्टेसिस है बॉडी। pH वैल्यू एंड टेम्परेचर, सारे प्रोटीन खुशी से काम करेंगे, और जहाँ तुमने इधर उधर किया ना, प्रोटीन सब खुल जाएंगे, उनकी वाइंडिंग ही खुल जाएगी। अब हम कहाँ देखें, दैट इज टूथ दिखे। अच्छा, हमने ये बात दिखाई थी कि बिफोर मील और आफ्टर मील, तो हमारे मुंह में एक सलाइवरी अमाइलेज निकलता रहता है, तो वो क्या करता है बताइए, अल्कलाइन है, बेसिक है। तो हमारे मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें शुगर है, ग्लूकोज को स्टार्च पार्शली। भाई आपने खाना खाया, चॉकलेट खा ली, सुन लो, तो हमने जब खाना खाया तो क्या उसमें शुगर सब्सटेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो वो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दांतों के बीच में जो प्लेक है, सीमेंटेड पोर्शन, उसमें छिप के बैठे, वो जल्दी जल्दी वो एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, मतलब वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिटिक एसिड सेक्रीट करते हैं, CH3COOH। क्यों? क्योंकि वो खाने को बाहर पचाते हैं, उनका होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है कि खाना अंदर खा लिया, उनके पास स्टमक ही नहीं है, वो तुम्हारे दांतों में एसिड छोड़ छोड़ के वहाँ खाना पचा रहे हैं। उनको ये भी लेना देना नहीं कि तुम्हारे जो दांतों का इनेमल है, जो कैल्शियम फॉस्फोएपेटाइट है, वो घुल जाएगा। तुम्हारे दांतों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, वो उसी पे खाना पका रहे हैं, पकने के बाद खा, और तुम वो जो एसिड छोड़ रहे हैं, उस एसिटिक एसिड से तुम्हारे दांतों में धीरे धीरे कैविटी हो जाएगी। नहीं तो विनेगर पी के देखो, वही काम वो भी करता है, क्योंकि विनेगर भी तो बिल्कुल खट्टा होता है कि नहीं, दांतों का इनेमल ही निकाल देगा। जिसके दांत पीले हैं समझो डेंटाइन दिखने लग गया, उसका इनेमल निकल गया, डेंटाइन का कलर हल्का पीला होता है कि नहीं, समझो उसने या तो ब्रशिंग कर दी ऐसे रगड़ रगड़ के सारा इनेमल ही खो दिया, और या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की मेहरबानी। सो लेट अस सी कि होता क्या है। अब आप इसमें देखिए कि दो चीजें दी गई हैं कि सलाइवा 7.4 है और आफ्टर मील ये 5.8 है। सुनो इस बात को। सो सलाइवा का जो pH लेवल है, देखो pH लेवल ऑफ सलाइवा बिफोर मील, जब आपने खाना नहीं खाया है, इस 7.4, क्या ये बेसिक है, और तुमने खाना खा लिया तो वो सलाइवा उन एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में लग गया और pH गिर जाता है। pH अब मुंह एसिडिक हो गया, तो लोग कहते हैं अरे खाना खाया है, चॉकलेट खाया, जाके कम से कम गार्गल तो कराओ, एसिडिक हो गया है वो, तुम्हारे इनेमल घुल रहा है। मम्मी बोलती नहीं, गार्गल कर लेते जरा सा, तो वो लोग जानते इस बात को, हम लोग नहीं जानते। दैट इज हेलो, हाँ, उस टाइम पे कंपनी Sir, 269812 269812 चलो। सो अब देखो pH लेवल ऑफ माउथ बिफोर मील्स, किसका pH लेवल ऑफ सलाइवा, एंड आफ्टर मील क्या है, is 5.8. However, if it falls below 5.5, तुमने बहुत सारा नींबू खा लिया तो अपने आप ही गिर जाएगा, सलाइवा रोक थोड़ी ना पाएगा। सलाइवा तो जो माउथ में ग्लैंड है उतना ही निकलेगा, और तुम खाते जा रहे हो, सोचो नींबू भी निचोड़ ले मुंह में तो सारा का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कट्वाम लवणात यूष तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोका में, ऐसे कड़वा खट्टा ऐसा भोजन जो खाते हैं वही राजसी लोग होते हैं। 16वें अध्याय में लिखा है। कट अम्ल लवण, बहुत नमक खाया,
अति उष्ण गर्म खाया, ये सब राजसी लोग ही खाते हैं। क्या कौन से लोग? राजसी राजसी तामसी सात्विक होते हैं ना। अब देखो कि भैया हमें अच्छा अच्छा खाना दे तो दांतों को जाने तो दांत तो नकली भी लग जाते हैं। हाउएवर इफ पीएच वैल्यू ऑफ ये माउथ फॉल्स बिलो 5.5 तो क्या होगा? हाउएवर इफ pH of mouth falls below 5.5 then tooth decay starts. तब समझो tooth decay starts. At this pH value क्या होगा? Value mouth becomes acidic. Sufficiently acidic to dissolve coating of enamel. To dissolve enamel. And then time ऐसा हो जाता है तो हमारे माउथ की कैविटी स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। सर एडजस्ट पीएच के बाद क्या है वो वैल्यू Value mouth becomes sufficiently acidic. एडजस्ट पीएच वैल्यू फुल स्टॉप माउथ बिकम्स Mouth becomes sufficiently acidic to dissolve enamel and ठीक है sometimes क्या होगा माउथ ये टूथ कैविटी आल्सो ये वैल्यू है। मान लीजिए आपका खाना बहुत सही है, अगर तुम 2.5 का खाना खाओगे तो तुमको जल्दी से जल्दी मुंह धो लेना चाहिए। तुमने नींबू पानी पिया, अच्छा किया, ब्लड बफर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुंह में रहेगा जब नींबू तो तुरंत उसे ऐसे मत छोड़ो। तुम्हारे ये जो सलाइवा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तुम्हारे माउथ में है, तुम कुछ भी खा रहे, शुगर भी मत छोड़ो। शुगर भी सफिशिएंटली एसिडिक होती है, क्योंकि अगर शुगर रहेगी तो बैक्टीरिया अपना काम करेंगे। उनके लिए भोजन ही मत छोड़ो, वो पचाएंगे क्या, भूखे मरने दो, इतनी चिंता ही क्यों करो। शुगर रहेगी तो एसिड छोड़ेंगे वो, और एसिड छोड़ेंगे तो क्या हुए, तुम्हारे माउथ के पीएच को बिलो नहीं ले आएंगे। तो तुम गार्गलिंग कर लो, ना माउथ में रहेगी शुगर, ना वो छोड़ेंगे एसिड। ऐसे वो अपना एसिड, कीमती एसिड बर्बाद तो नहीं करेंगे, खाने को मिलेगा तभी तो बर्बाद करेंगे। सो यू शुड गार्गल आफ्टर एवरी मील सो दैट नो पार्टिकल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिमेन्स इन योर माउथ। ठीक है, और हमारा जो पीएच है फिर से वो रिकवर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब और सलाइवा बनेगा, और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ नहीं तो उनको थूकने की आदत है, अपने सलाइवा को ही बेकार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जब सलाइवा बार बार स्पिटिंग करोगे तो वो अल्कलाइन है, वो चीज़ हट जाएगी, लेकिन थूकने से चेहरे का तेज भी चला जाता है। तो इसलिए जो हमारे बॉडी का एंजाइम है, बायो एंजाइम, वो हमारे अंदर ही रहना चाहिए। सो इस तरीके से एंड कैविटी क्या होगा, एंड कैविटी अकर्स। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, हम तो इसकी उपयोगिता पढ़ रहे हैं। सो वी शुड गार्गल आफ्टर एवरी मील, should gargle after every meal to avoid this situation. After to avoid this situation. अब देखो, that is self defense by animals and plants. देखो, self defense by animals यानी एनिमल से हम अपना बचाव कैसे करें। एनिमल्स अपना बचाव, वही सब डिफेंस हम भी तो बचाव करें। When bee stings तो तुम्हें अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए, बल्कि फ्रॉम लिखो, बाय ना लिखो, ये सेंटेंस गलत है। फ्रॉम एनिमल्स ना, सेल्फ डिफेंस बाई का तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कर रहे हैं रक्षा, नहीं, उनसे रक्षा होनी चाहिए। सेंटेंस गलत ही लिखा।
सो व्हेन बी स्टिंग्स अस, तो क्या होगा बोलो? मतलब इसका मतलब तो ये है ना, रक्षा हमें करे। हमें रक्षा करनी, हमें कैसे रक्षा करनी? बी करे, वैस्प करे, हमें काटे तो हम कैसे बचें? तो बी होगा बी स्टिंग्स। एक लोग बी भी कर सकती है और एंट भी। रेड एंट को कहते हैं फॉर्मिका, और इससे निकलने वाले एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मिका। और इससे जो एसिड निकलेगा फॉर्मिका, अपने स्टिंग से क्या एसिड निकालती है? HCOOH। उसी में पानी मिला दो तो फॉर्मालिन है, उसी में सारे बायो स्पेसीज रखे हुए। भाई वो जो चींटी से निकला रस वो फॉर्मिक एसिड है, और 40% वो लो और बाकी 60% पानी मिला दो तो फॉर्मालिन है। उसमें भर दो, 3 बोतल हमारे पास एक्स्ट्रा रखी। आप जरा देखो। सो व्हेन बी और ant stings us, it releases acid in our body. इसका बी का कुछ और एसिड होगा, हम तो इसका बता रहे हैं फॉर्मिक एसिड। सो स्टिंग्स अस, इट रिलीजेस। तो फिर साक्षी हम इसमें क्या लगाएं? बेकिंग सोडा। बिल्कुल सही है, रिलीजेस एसिड इन आवर ब्लड। देख लो रिलीजेस, वो कह रहे हैं कि भाई एकलव्य के रिलीजेस को लिख रहे हो, इंजेक्ट लिखो, इंजेक्ट लिख लो, एकलव्य की मान लो, यही तो बताया उन्होंने। तो तुम इंजेक्ट कर देता ना, इंजेक्शन। सो इन दिस केस द अफेक्टेड पोर्शन इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा। भिंडी घिस लो, बैगन घिस लो, कटहल घिस लो, साबुन लगा लो, सब तरीके के हैं आपके पास जो भी है, वो सब कुछ उसमें एसिड बेस होता है, वो ऐसा ही है बस। कुछ जिसको नहीं पता है वो कहेगा लोहा भी लगाओ, केरोसिन भी लगाओ, अब वहाँ घिसो यहाँ घिसो। असली चीज क्या है? तुम्हारे घर में बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा डालोगे कि बेकिंग पाउडर? सोडा ही जरूरी है, इसलिए कर लेना। रगड़ते क्यों हैं? पूरी दुनिया पागल तो है नहीं। Then affected part, शायद पागल है, सीधे लाशा देने तो तुम भी रगड़ लेना। Then affected बल्कि और टेटनस भी हो जाएगा। Then affected part is treated with, ठीक है, कहीं लिखा नहीं, आप पूरी साइट पे सर्च कर देना, तो लोग पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। इट इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के समकक्ष इनो है, ईसबगोल की भूसी है, वो सब बेसिक ही होते हैं। तो आप बेकिंग सोडा रगड़ लीजिए, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। इट रिलीव्स अस, हमारे मधु वो जो नींबू का पेड़ है उसमें क्या है, खूब मधुमक्खियों का छत्ता लगता है, लाठी मार के भगाते हैं, और जैसे ही वो हमारे हाथ पैर में काटती बेकिंग सोडा लगाते, ठीक ठाक। वो कहते हैं आप तो बड़ी बहादुरी। हमने कहा बहादुरी तो बेकिंग सोडा है। सर आपने इनो के बाद क्या बोला? इनो ईसबगोल की भूसी होती है। हॉस्पिटल के केस में भी यही है। चलो कोई बात नहीं। इट रिलीव्स अस बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, बाय एसिड। वही इनो बन गया है। पहले ये बाजार में ईसबगोल की भूसी के नाम से आती थी, आज उसका नाम इनो। बड़े कंपनी लोग हो जाते हैं, कंपनी ने ले लिया। सो इट रिलीव्स अस बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। अच्छा अब देखो, इफ वेस्ट, कभी देखा तुमने पीली बर्र होती है, वो भी काट सकती, वो बेसिक है। और ऐसी स्थिति में उस पे नींबू रगड़ना। तो ये पूछ लेना कि बर्र ने काटा है कि मधुमक्खी ने। अगर बर्र ने काटा है तब नींबू रगड़ो। पीली बर्र देखिए, पीली पीली, उसको वेस्ट या स्पाइडर, दो लोग काटें तो नींबू रगड़ो। इफ स्पाइडर और वेस्ट स्टिंग है, मकड़ी, ततैया वही पीले रंग की होती है। समझ में आ गई बात? कि दिखा दे वीडियो में, बर्र समझ। चलो चलो, कोई दिक्कत है तो दिखा दे, नहीं समझ पा रहे? हाँ ओके। नाउ हरे रंग की
पीले पीले। टांटिया तीतर तीतर भी बोलते अब जरा देखो, सो वेस्ट इधर नहीं ऐसे दिखा वेस्ट। तीतर छोड़ो टांटिया पर ये देखो ततैया कह दो। ये ऐसा तुमने कभी देखा? पीली ततैया। मैंने इसमें पैर रख दिया, वो मरा नहीं, उसने मुझे ही काट दिया। मुझे ही काट दिया। दूसरी बात देखी कि नहीं? ये नहीं देखी? ये तो मेरे घर में मंडरारी होती है। यही है। अरे यही तो मेन है, मेरा पीछा छोड़ के नहीं गया। ये है। क्या अब देखो हनी बी। ये हनी बी है। हनी देखो हनी भी ना समझ में आता है, वो शहद बनाती है, ये भी बनेगा क्या एग्जिस्ट करती है। काम के चलते अपनी मैंने चलो ओके ओके नाउ पे अटेंशन। मुदित इसी से दादा सोचे यही काट लेंगे। सो और स्पाइडर हाँ सुन ले, इसकी चटनी बनती है। इफ वेस्ट चाइना में बनती है, अभी दिखा देंगे। अचार है, मुरब्बे बनते हैं। अब देख लो छत्तीसगढ़ में भी तो बनती है रेड एंड। if wasp for spider stings us, then their stings are basic in nature. देख लो stings us। एक और टॉपिक है, उसको कवर करेंगे, इसलिए अभी इसको पढ़िए। stings us, then their stings, उनका स्टिंग कैसा है? is basic in nature. बेसिक इन नेचर, तो इसलिए इट इज टू बी ट्रीटेड विद विनेगर। द अफेक्टेड पोर्शन इज ट्रीटेड, पोर्शन इज ट्रीटेड विद विनेगर टू सूद अस टू सूद अस, यानी हमें आराम देने लगे। कहते नहीं कि मार मार के सूद दें हमें आराम मिल जाएगा। किसी को बहुत अफेक्टेड होता है तो उसको सूद देने के लिए ये चीज। सर ट्रीटेड विद विनेगर। हाँ treated us relieve us। चलो now next is that is self defense by plants। अब plants का आ रहा है कि डॉग प्लांट्स और नेटल प्लांट में कैसे होगा, तो देख लो। हाँ सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स। कहा भी गया है नेटल प्लांट एसिडिक होता है। जरा बुक का फिगर देखो, बना हुआ है। नेटल प्लांट का फिगर देखा आपने? हाँ? ये देखो नेटल प्लांट नहीं देखा?
तो मैं दिखा दूंगा, नहीं दिखा ये देखो ऐसा होगा, इसमें बहुत कांटे होते हैं, सुन लो। और मैं आपको दिखा देता हूँ, नेटल प्लांट में बहुत कांटे होते हैं। नेटल प्लांट, अच्छा तभी कांटा चुभता है तो शायद ये नेटल प्लांट, मैं हमेशा से सॉन्ड करता हूँ। ये देखिए। सो ओके, क्या आपको इसमें कांटे दिख रहे हैं? छोटे छोटे कांटे दिख रहे हैं ना पीछे। तो ये अगर ये तुम्हें स्टिंग कर जाए, हाथ टच कर जाए तो जलन होने लगेगी। नेटल प्लांट, ये देखो, तो ये नेटल प्लांट में नीचे कांटे से रेशे रेशे हैं, वो बहुत। अब ये देखिए, ओके। अच्छा, इसके बगल में डॉग प्लांट होगा, तो अगर मान लो ये झूमेगा तो वो अगल बगल के प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं? तो डॉग प्लांट बेसिक है, कहता है तुम झूमो जितना झूमना है, तुम्हारा एसिड हमारे अंदर आएगा तो मेरे अंदर बेस काफी ज्यादा है। कह रहीम कह सो निभे बेर केर को संग, और वो दौलत रसाप ने इनके फाटा तंग। मतलब केला और बेर का संग नहीं निभ सकता। एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति और एक बहुत सीधा साधा मुदित हो, उनका संग नहीं निभ सकता, क्योंकि जब एकलव्य डोलेगा सुन लो तो इनके अंग फट जाएंगे। आप समझिए, क्योंकि लेट मी कंप्लीट इट। सुन ले, अगर मान लीजिए कि अगर पेड़ डोले तो क्या केले की नाजुक पत्तियां फट नहीं जाएंगी? तो कह रहीम कहसो निभे बेर केर को संग, और वो दौलत रसाप ने इनके फाटत अंग। ये रहीम दास जी का दुआ है। तो दैट मीन्स, सुन ले, नेटल प्लांट्स क्या होता है? द स्टिंग्स ऑफ, अगर तुमको सुन लो, नेटल प्लांट ने काट लिया है तो उसके बगल में देखना, जो भी पत्ती हो घिस लो, आराम से मौज से चलते बनो, क्योंकि बगल में डॉग प्लांट है, तुम्हें दूर नहीं जाना है। जो नेटल प्लांट के बगल में पेड़ उगा उसी को रगड़ो। पता किस तरह? उसके बगल में जो दूसरे तरीके की पत्ती होगी बस वही रगड़ लेना। वो उसके बगल में डॉग प्लांट ही उगते हैं। समझ में आ गई बात? समझ लो, अगर ऐसा तुम्हें किसी की पत्ती से एसिडिक हो रहा है, उसके अगल बगल का जो पेड़ है उसकी पत्ती घिस लो बस। सो स्टिंग्स ऑफ नेटल प्लांट is acidic, however उसके बगल में adjacent to it और nearby to it dog plant is found. Dog plant is found, वो कैसा होगा बताओ? Which is, बुक में लिखा ही है, which is basic in nature. If the leaf of dog plant is rubbed over affected area, then it can relieve us. हमको आराम पहुंचाएगा कि नहीं? If the leaves of dog plant is rubbed on affected area, it relieves us. So, आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो pH वैल्यू का इम्पोर्टेंस है। अभी थोड़ा बच रहा है, 1 दिन और लगेगा।
कल तो ट्रायंगल होना नहीं, एक बार एक ही ना होना। हंस रहे हैं, कोई नहीं